आज की ई क्लास में आप सबका स्वागत है। और अभी तक हमने आय के चक्रीय प्रवाह को जान लिया है। आय के चक्रीय प्रवाह के मॉडलों का हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज हम आय के चक्रीय प्रवाह में विड्रॉल्स, वापसी और इंजेक्शन समावेशों का अध्ययन करेंगे। पहले withdrawals withdrawals or leakages of income refer to that part of income which does not go back to the circular flow of income। वापसी आय का वह भाग होती है जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापिस नहीं आती है, अर्थात उससे बाहर हो जाती है। अर्थात यह उत्पादन की प्रक्रिया में ऋणात्मक प्रभाव डालती है। और वापसी के मुख्य चर बचत है। अगर कोई भी क्षेत्र बचत कर लेता है तो वो उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, अर्थात आय के चक्रीय प्रवाह पर ऋणात्मक असर डालते हैं। और बचत परिवार क्षेत्र द्वारा की जाती है। इसी तरह से टैक्सेस जो सरकार द्वारा लगाए जाते हैं कर, वह भी उत्पादन की प्रक्रिया में ऋणात्मक असर डालते हैं। इसी तरह से आयात भी आय के चक्रीय प्रवाह में ऋणात्मक असर डालते हैं, क्योंकि जब हम आयात करते हैं तो आय का वह भाग हमारे देश के आय के चक्रीय प्रवाह से बाहर हो जाता है। तो इसके बाद हम अगला विषय लेते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन जिसको कि हम समावेश कहते हैं हिंदी में, एन इंजेक्शन into the circular flow is circular flow of income received by a sector that doesn't arise from spending of other sector। इंजेक्शन जब आय के चक्रीय प्रवाह में खर्च के द्वारा या आय के चक्रीय प्रवाह को बढ़ाया जाता है इन्वेस्टमेंट के द्वारा या खर्च के द्वारा, तो उसको समावेश कहते हैं। और समावेश मुख्यतः समावेश आय के चक्रीय प्रवाह में वृद्धि करते हैं। अर्थात जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसके बॉडी में किसी पर्टिकुलर तत्व की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर मेडिसिन या इंजेक्शन के द्वारा उसकी इम्यूनिटी या उसकी जो भी बीमारी है उसको ठीक करते हैं। सेम स्थिति में यहाँ भी अर्थव्यवस्था के अंदर आई हुई लीकेज को हम इंजेक्शंस के द्वारा या समावेश के द्वारा ठीक करते हैं, जिससे कि उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। और मुख्यतः जो इंजेक्शंस हैं वो तीन भागों में बांटते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट, निवेश के द्वारा।
कोई भी उद्यमी निवेश करके उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है। दूसरा है एक्सपोर्ट के द्वारा, एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके आय के चक्रीय प्रवाह में वृद्धि की जा सकती है। इसी तरह से तीसरा है उपभोग व्यय द्वारा, और उपभोग व्यय सरकार द्वारा और परिवार द्वारा किया जाता है, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऑलरेडी डायग्राम लिया है हमने। अब डायग्राम में जैसे कि ये फर्म्स हैं और ये हाउस होल्ड सेक्टर है। अब ये जो पार्ट है ये लीकेजेस बता रहा है। जैसे कि अगर कोई, जैसे मान लो पानी की टंकी है, उसमें छेद पड़ा है, जिस तरह से पानी बह जाता है धीरे धीरे, उसी तरह से सेम स्थिति यहाँ है। इनको हम विड्रॉल्स कहते हैं। और विड्रॉल्स को एस का मतलब सेविंग, बचत, इंपोर्ट, आयात और टैक्सेस, इसका हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसी तरह से अब एक हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे कि ये खर्च करता है और ये खर्च फर्म को जाता है, और फर्म से जो इनकम है वो हाउस होल्ड सेक्टर को जा रही है स्पेंडिंग। इसी तरह से, और ये सपोज यहाँ से लीकेजेस हो रही है, इसको हम इंजेक्शन के द्वारा ठीक कर सकते हैं, समावेश के द्वारा। तो ये इंजेक्शन है, जैसे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और उपभोग पर किया गया व्यय सरकार और परिवार क्षेत्र द्वारा ये व्यय किया जाता है, जिससे आय के चक्रीय प्रवाह में वृद्धि होती है। अगला विषय है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व। तो पहला महत्व है नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता का ज्ञान। इसके द्वारा हमने ये जाना कि एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर पर क्या निर्भरता है, अर्थात परिवार क्षेत्र की सरकार, और सरकार का परिवार से, और परिवार का प्रोड्यूसर सेक्टर से, और प्रोड्यूसर सेक्टर का परिवार से, या फर्म का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। यहाँ हम सभी सेक्टरों के महत्व को जानते हैं। इसी तरह से दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस, कि हमने समावेशों और वापसी की पहचान करनी है। हमने यहाँ ये जाना कि मुख्यतः समावेश कौन सा है। जैसे कि समावेश हमने इन्वेस्टमेंट को, और इसी तरह से खर्च को भी हमने समावेश माना है, और इसी तरह से वापसी में मुख्यतः इंपोर्ट और सेविंग और टैक्स। हमने ये जाना कि मेन समावेश कौन से हैं और लीकेजेस कौन सी है।
और तीसरा, अभी 2 हुए, अब तीसरा है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि राष्ट्रीय आय के अनुमान में ये हमें सहायता पहुंचाता है। हम लोग जब आगे राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे, अगर आय विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमें यह पता है कि लगान, मजदूरी और ब्याज के जोड़ के द्वारा, इन तीनों चीज़ों को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त होती है। अर्थात रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट, यहाँ इन चीज़ों का हमें ज्ञान होता है। इसी तरह से अगला है विषय चौथा, चौथा पॉइंट है रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो वेरिएबल। तो यहाँ हम समष्टिगत जो चर हैं उनके महत्व को जानते हैं या उनके महत्व का हमें पता चलता है। जैसे कि हमने राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की बात की तो वो इसी के अंतर्गत आता है। इसी तरह से हम सेविंग के महत्व को जानेंगे और इसी तरह से हम एक राष्ट्र में इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व है उसको जानेंगे। तो यहाँ हमें समष्टिगत चरों का ज्ञान होता है और ये हमें समावेशों और वापसी के द्वारा पता चलता है। तो इसी के साथ यह विषय यहाँ समाप्त होता है।